तो कल हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था हमारे मोलरता सांद्रता की इकाइयाँ थी। मोलरता थी, नॉर्मलता थी, ऐसे ही मोल भिन्न था, फॉर्मलता थी, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, सब हम डिस्कस कर चुके थे। और मैंने कल जाते जाते आपको जब न्यूमेरिकल दे रहे थे तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे जिसके आंसर्स आपको देने थे। तो कुछ बच्चों ने आंसर दिए हैं जिसमें से 2-3 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही गए हैं। अब उन्हीं क्वेश्चंस पर मैं डिस्कस करता हूँ। जो क्वेश्चन दिए गए थे लास्ट में आपको, वो क्वेश्चन थे क्या? एक क्वेश्चन तो आपके था कि जो मोलरता होती है सांद्रता की इकाई, वो मोलरता से श्रेष्ठ होती है। क्वेश्चन नंबर 4 था आई थिंक आपका कल वाला, कि भाई मोलरता जो होती है वो मोलरता से श्रेष्ठ होती है। मोलरता, मोलरता सही होती है किससे? मोलरता से, मतलब कैपिटल एम से। स्मॉल एम क्या होती है? सही होती है, सांद्रता की ज़्यादा इकाई ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। क्यों? तो इसका आंसर बिल्कुल सही दिया, ज्योति ने आंसर बिल्कुल सही दिया इसका, कि भाई जो मोलरता होती है वो मोलरता सांद्रता की ऐसी इकाई है जो कि ताप पर निर्भर नहीं करती। इसमें भार आता है। क्या आता है इसमें? भार आता है। तो ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, मतलब जो आपकी मोलरता होती है, ताप परिवर्तित होने पर ये वाली जो इकाई है वो कभी भी चेंज नहीं होगी और इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझना, याद रखना, मैं आंसर बोल रहा हूँ, आप नोट करते चलना कि मोलरता जो है ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? भार आता है। याद है आपको डेफिनेशन 1 kg विलायक के अंदर? ठीक है, तो इसे ही याद रखना कि ये इसके अंदर भार आता है, ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है, तो इसकी सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जबकि मोलरता जो है वो ताप पर निर्भर करता है और इसमें आयतन आता है, तो ताप के साथ इसकी सांद्रता में क्या आता है? परिवर्तन होता रहता है। तो याद रखना, मोलरता ज़्यादा श्रेष्ठ है, मोलरता कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ताप परिवर्तित होने पर, कहाँ पर? मोलरता में ताप परिवर्तित होने पर सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता है। दूसरा डिस्कशन करते हैं हम। दूसरा अगला क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंसेप्ट था। इसका आंसर मुझे किसी भी बच्चे ने ही नहीं दे पाया, सही आंसर नहीं दे पाया। क्या है भाई? कि भाई एक मोलल और एक मोलर, मैंने आपको क्लियर कर दिया था, एक मोलर और मोलल में। एक मोलर, ठीक है, दोनों विलयन में से किसकी सांद्रता अधिक है और किसकी सांद्रता कम है, और क्यों? पहले अपन यहाँ पर क्वेश्चन पर फोकस करते हैं कि भाई एक मोलर है और एक मोलर है, तो ये मोलरता से संबंधित है और ये मोलरता से संबंधित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, कि सांद्रता किसकी अधिक है? सांद्रता अधिक मतलब कौन से विलयन में? इस वाले विलयन, एक विलयन तो ये हो गया हमारे लिए ए विलयन, और एक विलयन हो गया हमारे लिए बी विलयन, कि इन दोनों में से, ए और बी में से, दोनों विलयन में से किस में विलय की मात्रा ज़्यादा होगी? सांद्रता ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना आप? सांद्रता ज़्यादा मतलब विलय की मात्रा ज़्यादा। किस में विलय की मात्रा अधिक होगी? विलय की मात्रा कैसी होगी? अधिक होगी। सांद्रता अधिक मतलब विलय की मात्रा अधिक। अब अगर हम, मैंने आपको कल हिंट भी दिया था कि भाई दोनों की डेफिनेशंस अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आपने डेफिनेशन याद होगी तो जो मोलरता है वो आपको पता होगी कि भाई जो विलयन ए है हमारा, मतलब मोलरता वाला है, उसके अंदर क्या होता है आपको पता होगा कि भाई एक मोलरता वाला विलयन कब बनता है? जबकि क्या लें हम? 1 kg विलायक लें। क्या लें हम? 1 kg विलायक, ओनली विलायक। क्या लेंगे हम? ओनली विलायक।
ओनली विलायक। वो भी कितना, 1 kg। तो यहाँ पर ओनली विलायक ही कितना हो रहा है भैया, 1 kg हो रहा है। ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम डेफिनेशन से देखें तो भाई मोलरता की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई 1 लीटर विलियन में, विलियन, विलियन मतलब विले प्लस विलायक, 1 लीटर विलियन, एक लीटर विलियन, वहाँ विलायक ही अकेला कितना है भाई, 1 kg है। और यहाँ पर पूरा ही विलियन, विलियन मतलब समझ रहे हो, विले प्लस विलायक दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए भाई, 1 लीटर होना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर विले प्लस विलायक दोनों होगा और यहाँ पर अकेला विलायक ही कितना है भाई, 1 kg है। तो यहाँ पर विलायक की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पर विले प्लस विलायक दोनों मिलाकर ही कितना हो रहा है, 1 लीटर हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर विलायक की मात्रा कैसी है भाई, कम है। ध्यान देना इधर, सम मोलर है, मतलब दोनों के अंदर विले की मात्रा समान मिला रहे हैं हम। तो यहाँ पर विले की मात्रा जितनी मिलाएंगे उतनी ही विले की मात्रा किधर मिलाएंगे, इधर भी मिलाएंगे। तो यहाँ पर विले और विलायक मिलाकर कितना होगा भाई, 1 लीटर, तभी क्या बनेगा, वो मोलरता वाला विलन बनेगा। और यहाँ पर हमें अकेला ही विलायक कितना लेना पड़ेगा भाई, 1 kg लेना पड़ेगा। फिर उसके अंदर विले मिलाएंगे तब जाकर क्या बनेगा भाई, वो 1 मोलर विलन बनेगा। तो अब आपको खुद ही को क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पर विले प्लस विलायक मिलाकर 1 लीटर हो रहा है, जबकि यहाँ अकेला ही विलायक 1 kg है। तो यहाँ पर विले ज़्यादा दिख रहा है, किस वाले में, 1 मोलर के अंदर विले ज़्यादा है और 1 मोलर में विले कैसा है भाई, कम है। तब देखो विले किस में ज़्यादा है, 1 मोलर में है, तो सांद्रता किसकी ज़्यादा होगी भाई, 1 मोलर विलियन की सांद्रता ज़्यादा होगी। ये तो समझाने के तौर पे था। अब आप आंसर सुनना, इसका ध्यान देना। 1 मोलर विलियन की सांद्रता 1 मोलर विलियन की सांद्रता से ज़्यादा होती है, क्योंकि 1 मोलर विलियन जो होता है वो 1 kg विलायक मतलब 1000 ग्राम विलायक होता है उसके अंदर, किसके अंदर, 1 मोलर विलियन में। जबकि 1 मोलर विलियन में, किसमें, 1 मोलर विलियन में विलियन, विलियन ही 1 लीटर होता है। मतलब अर्थात, मतलब या फिर अर्थात लिखेंगे आप, अर्थात विले और विलायक दोनों मिलाकर कितने होते हैं, 1000 ml या 1 लीटर होते हैं। अर्थात इसी के अंदर या 1 मोलर विलियन में ही क्या होता है, विले की मात्रा अधिक होती है और 1 मोलर विलियन में विले की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसीलिए 1 मोलर विलियन की सांद्रता 1 मोलर विलियन की सांद्रता से अधिक होती है। आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आंसर बना सकते हो। देखो यहाँ पर विलायक कितना है, यहाँ पर अकेला ही विलायक 1 kg है, तो इसके बाद अपन विले मिलाएंगे। जबकि यहाँ पर विले प्लस विलायक दोनों को मिलाकर क्या हो रहा है भाई, 1 लीटर हो रहा है। 1 लीटर मतलब आप अगर कुछ बुक्स में इसको 1 लीटर को 1000 ml भी लिखा हुआ हो सकता है, तो भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक 1000 ml भी लिख सकते हो, या 1 kg को आप क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं अपन। तो इस प्रकार ध्यान देना आप, तो 1 kg विलायक के अंदर जब विले मिलाएंगे तो यहाँ विलायक मात्रा ज़्यादा है, विले की मात्रा कम है, तो यहाँ पर इसकी सांद्रता कम है। जबकि यहाँ पर विले प्लस विलायक दोनों को मिलाकर ही क्या हो रहा है भाई, 1000 ml हो रहा है। 1000 ml दोनों को मिलाकर ही होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर इस विलियन की तुलना में, कौन से वाले, 1 मोलर की विलियन की तुलना में विले की मात्रा थोड़ी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। इसलिए इसकी सांद्रता अधिक होती है और इसकी सांद्रता कम होती है। क्लियर है। अब ये हमारे जो सांद्रता की इकाइयाँ थी वो खत्म हो चुकी है। इसी के साथ अब हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है क्या, विलेयता, सोल्यूबिलिटी।
ध्यान देना, सोल्यूबिलिटी को अगर मैं जनरल वर्ड में डिफाइन करना चाहूँ तो कुछ भी नहीं कि भाई विलायक में कितना घुल रहा है, ठीक है, मतलब कितना, मतलब उसमें घुलना, विलायक के अंदर विलेय का घुलना ही क्या कहलाता है, उसकी विलेयता कहलाती है। देखो आप अगर डिफाइन करते हैं हम तो निश्चित ताप पर किसी भी विलायक के, निश्चित ताप पर किसी भी विलायक के निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा ही क्या कहलाती है, उसकी विलेयता कहलाती है। इधर ध्यान देना, इसको अपन और समझ लेते हैं ढंग से। भाई ये है आपके पास, मैंने आपको दे दिया भाई 1 kg विलायक दे दिया, क्या दे दिया मैंने आपको, 1 kg विलायक। अब मैं इसमें क्या करूं भाई, एक इसका ताप पहले निश्चित कर देते हैं अपन। ताप मैंने कर दिया सपोज करो रूम टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, 1 चम्मच शक्कर मिलाएंगे, ठीक है, ये 1 चम्मच शक्कर मिलेगी। अब इसके अंदर वापस ये भी घुल गया आराम से, हमने 1 चम्मच शक्कर मिलाई, वापस दूसरी चम्मच शक्कर मिलाई, फिर इसमें वापस और चम्मच शक्कर घोलाई अपन ने। ऐसे करते करते कितनी चम्मच शक्कर घोल दी इसके अंदर, 10 चम्मच शक्कर घुल गई। कितनी, 10 सपोज करेंगे। टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स है और विलायक भी कितना है हमारा, बिल्कुल 1 kg। विलायक की मात्रा नहीं बढ़ा रहे, ऐसा नहीं कि अपन हर बार गिलास बढ़ाते जाएं, नहीं, विलायक कितना है भाई 1 kg, इसके अंदर अपन शक्कर घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं। लगभग कितने चम्मच शक्कर घुल गई भाई, 10 चम्मच शक्कर घुल चुकी है। अब 10 चम्मच जो शक्कर घुल चुकी है, इसके बाद अगर अपन शक्कर घोलने की कोशिश करते हैं तो इसमें जो शक्कर की विलेयता है वो थोड़ी मतलब कम हो जाएगी, मतलब घुलने इतने आसानी से नहीं घुल पाएगी। तो देखो 10 चम्मच शक्कर आसानी से घुल चुकी है, ये इसकी क्या होगी, जो घुलने की क्षमता है शक्कर की इसके अंदर वो अधिकतम हो चुकी है। इसके बाद इसमें घोल लेंगे तो इसको अपन को गर्म करना पड़ेगा, कुछ भी इफेक्ट लगाने पड़ेंगे इसके लिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल अपन डिफाइन करते हैं इसको क्या, कि भाई निश्चित ताप रखा हमने और इसके विलायक की मात्रा भी निश्चित रख दी। अब इसके अंदर हम शक्कर घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, उसकी अधिकतम मात्रा कितनी घुल गई भाई, 10 चम्मच घुल चुकी है। तो ये क्या कहलाएगी, इस शक्कर की क्या कहलाएगी, या इस विलयन की क्या कहलाएगी भाई, ये विलेयता कहलाती है। निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा ही क्या कहलाती है, उसकी विलेयता कहलाती है। अब देखो यहाँ पर अगर अपन डिस्कस कर रहे हैं भाई विलेयता के बारे में, तो भाई जो हम विलायक होता है, विलायक के अंदर हम ठोस को भी घोलते हैं, ठोस को भी घोलते हैं सॉलिड। फिर उसके बाद हम विलायक के अंदर लिक्विड को भी घोलते हैं, लिक्विड के अंदर लिक्विड भी घोल सकते हैं। और फिर विलायक के अंदर हम क्या घोल सकते हैं भाई, गैस भी घोल सकते हैं। तो हम तीनों की विलेयता को पढ़ेंगे कि भाई ठोस को घोलेंगे तो विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव को घोलेंगे तो क्या पड़ेगा, और गैस को घोलेंगे तो क्या पड़ेगा। जब ध्यान देंगे जो हमारी विलेयता है वो 3 प्रकार से पढ़ेंगे हम, किसके, ठोसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता और द्रव की द्रव में विलेयता। देखो यहाँ पे ध्यान देना, अपने जो लास्ट वाला है द्रव की द्रव में विलेयता, उस पर कोई इतना इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो आसानी से घुल जाएंगे। दोनों द्रव है, दोनों के आराम से दोनों के अंदर क्या हो जाता है, एक दूसरे में घुल जाएंगे, सेम डिजोल्व सेम, आप याद रखेंगे। तो इसी तरीके से अब जो अलग अलग प्रभाव होंगे वो किसके अंदर होंगे भाई, जो मतलब कहते हैं ना कि घुलने में कठिनाई होगी, वो किस किस में हो सकती है, ठोस की द्रव में हो सकती है और गैस की द्रव में हो। तो अपन जो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो मोस्टली कौन सा अध्ययन करेंगे, ठोस की द्रव में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ठोस की द्रव में विलेयता। क्या होती है भाई ठोस की द्रव में विलेयता, जो अभी अपन ने डिस्कस किया वही बात है। देखो इधर ध्यान देना, कि भाई किसी भी विलायक का हमने कर दिया कि भाई फिक्स कर दिया इसका जो आयतन जो भी था अपन ने आयतन वगैरह, यहाँ पर अपन ने बाहर ले लिया, कितना ले लिया भाई 100 ग्राम। जो विलायक का मात्रा है वो कितनी कर दी गई है, हमने 100 ग्राम कर दी है। यहाँ पर इसका टेम्परेचर भी हमने क्या कर दिया भाई, फिक्स कर दिया है, T°C है, कुछ भी हो सकता है T°C। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम कि भाई कोई सा भी ठोस है उसको अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर घोल रहे हैं सॉलिड को, किसको, सॉलिड। तो वही बात,
पहले घुल गया, अपन ने 1 चम्मच डाली घुल गया भाई, या फिर 1 ग्राम डाली घुल गई, 2 ग्राम डाली घुल गई, 3 ग्राम डाली घुल गई। ऐसे करते करते अपन ने 10 20 ग्राम घोल दी। अब इसके बाद अगर अपन घोलने की कोशिश करते हैं तो इतनी आसानी से नहीं घुलती है। तो 20 ग्राम अपन ने किसी ठोस की मात्रा घोल दी है, वही उसकी क्या कहलाएगी, ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाएगी। कहने का मतलब, इधर ध्यान देना, डिफाइन करेंगे तो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली हुई ठोस की अधिकतम मात्रा ठोस की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। अब देखो यहाँ पर 2 3 टर्मिनोलॉजी आएगी, आपके वर्ड्स आएंगे, उनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो इधर क्या होगा कि जैसे अब मैंने क्या करा, ठोस को डाला, ये ठोस है, एक बड़ा सा ठोस ले लेते हैं अपन, ये ठोस है भाई। अब जैसे अपन इसके अंदर ठोस को डाला, ठोस क्या हो गया भाई, घुल गया ऐसे ऐसे। अब क्या हो गया, पूरे इसके अंदर घुल गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं विलनीकरण। मतलब समझ रहे हो आप इसको, घुलना जिसको अपन कहते हैं। इधर ध्यान देना, हटा देता हूं। जब किसी ठोस को द्रव विलायक में डाला जाता है और वो उसमें घुलने लगता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विलनीकरण कहते हैं। या फिर आप चाहें तो कोष्टक में एक वर्ड में भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब विलनीकरण का मतलब होता है घुलना। घुलना, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। कभी कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई साइंटिफिक लैंग्वेज पूछ लिया विलनीकरण क्या है, तो आपको कुछ भी नहीं, ये याद रखना है कि कोई भी ठोस को जब हम विलायक में डालते हैं और वो घुलता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विलनीकरण कहते हैं। अब एक और चीज यहां पर समझना कि भाई हमने यहां पर क्या करा कि भाई किसी ठोस को घोला था और ठोस जो घुल गया है, इसके जो कण हैं वो क्या होते हैं, आपस में संगठित हो जाएंगे। मतलब ठोस के कण मतलब विलय के आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जुड़कर क्या हो जाए, वो इस विलयन में से पृथक हो जाए। पूरा विलयन है, याद रखना, विलयन मतलब विलय प्लस विलायक है। और इसमें क्या हो जाते हैं, ठोस के कण मतलब जो विलय के कण हैं वो आपस में जुड़ जाएं और क्या हो जाए, थोड़े से अलग अलग दिखने लग जाएं। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोला जाता है क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर इसको, क्रिस्टलीकरण। ध्यान देना, जैसे लैंग्वेज में डिफाइन करें तो अपन विलयन में, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, घुलना। देखेंगे आप, विलयन में कुछ विलय के कण, विलय के कण ठोस विलय के कणों के साथ जुड़कर विलयन से अलग हो जाते हैं। मैंने बताया ना अभी, यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा विलयन है। अब यहाँ पर क्या होंगे, जो कण हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और विलयन से थोड़े से अलग दिखने लग जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। समझ रहे हो, केवल क्रिस्टल के रूप में क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ये भी ठोसों की द्रव में विलेयता से ही रिलेटेड टॉपिक आता है, या डेफिनेशन होती है, तो इसलिए हमने इसको भी डिस्कस यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, ठोसों की विलेयता जो होती है वो किन किन कारकों से प्रभावित होती है। मतलब ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं भाई, देख लेते हैं। सबसे पहला जो कारक है वो क्या है हमारा, विलय व विलायक की प्रकृति। विलय और विलायक की प्रकृति, ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने 11th क्लास के अंदर जब पढ़ा था पदार्थ की अवस्था वाला चैप्टर, उसके अंदर मैंने आपको बताया था एक रूल, सेम डिजोल्व सेम। सेम डिजोल्व बहुत अच्छी राइटिंग आ रही है, उल्टा बोल रहा हूँ, याद रखना। सेम डिजोल्व सेम, या फिर इसको आप बोल सकते हो क्या, लाइक डिजोल्व लाइक। मतलब क्या है इसका हिंदी में, समान समान में ही घुलता है। समान 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 में ही घुलता है।
याद रखना, अभी मैंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है कि भाई कैसे प्रभावित हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको 11th का फ्लैशबैक बताया है कि भाई ये अपन को याद रखना था। मैंने आपको वहाँ पर लिखवाया भी था और कॉपी के हेडर के ऊपर भी लिखवाया था कि भाई आपको लिखना है समान समान में ही घुलता है या फिर सेम डिजोल्व सेम। तो वही बात यहाँ पर होगी कि अगर कोई भी जो आपका ध्रुवीय विलय होगा वो, या फिर ध्रुवीय ठोस होगा, वो ध्रुवीय विलायकों में ही क्या होंगे, आसानी से विलय होंगे। और ऐसे ही अध्रुवीय जो ठोस होंगे वो अध्रुवीय विलायकों में ही क्या होंगे, आसानी से विलय होंगे। ऐसा नहीं है कि हम भाई क्या कर लेंगे, जो ध्रुवीय ठोस है उसको हम क्या करें भाई, अध्रुवीय विलायक में घोलने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा दूं कि हमारा यहाँ पर KCl जो है वो कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। अगर इसको हम जल में घोलेंगे, और जल कैसा है भाई, ध्रुवीय विलायक है। कैसा है भाई, ध्रुवीय विलायक है। H2O में घोलते हैं, किस में घोलते हैं भाई इसको, H2O में। तो ये क्या होगा, आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, क्योंकि ये भी ध्रुवीय है। KCl पोटेशियम क्लोराइड भी, और H2O भी क्या है, ध्रुवीय है। लेकिन अगर अब हम इसे एक दूसरे विलायक में घोलने की कोशिश करें, जैसे कि अपन घोल लेते हैं, मान लो बेंजीन या फिर CCl4, मान लो बेंजीन के बाद दूसरा अपना जो है अध्रुवीय विलायक जो है वो कौन सा है भाई, आपका CCl4। अगर इसमें घुलते हैं अपन KCl को, या तो ये नहीं घुलेगा इसके अंदर, और घुलेगा तो भी इसकी कुछ ही अल्प मात्रा घुल पाएगी। तो मतलब ये जो है आपका KCl है वो केवल ध्रुवीय विलायक में ही क्या हो पाएगा, विलयशील हो पाएगा। अर्थात सेम डिजोल्व सेम, ध्रुवीय ठोस जो होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में ही क्या होते हैं, विलय होते हैं, जबकि अध्रुवीय ठोस जो होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में ही क्या होते हैं, विलय होते हैं। देखो यहाँ पर पढ़ सकते हैं अपन, आयनिक ठोस या फिर ध्रुवीय ठोस जो होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, जब जैसे KCl KNO3 आदि जल में घुलनशील होता है, जबकि अध्रुवीय ठोस अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, जैसे आयोडीन I2S8 सल्फर है ये, आदि अध्रुवीय विलायकों जैसे CCl4 CH2 कार्बन डाइसल्फाइड आदि में विलय होते हैं। तो ये आपको लिखना है, नोट्स में भी ऐड करना है। अगर आप नोट्स में ऐड नहीं करते हैं तो इसको कॉपी के हेडर पर ही लिख लें, सेम डिजोल्व सेम। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रभावित करने वाले कारक पर अपन डिस्कस कर लेते हैं, और वो है कौन सा, हमारा ताप का प्रभाव। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, समझना इसको, इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, क्योंकि हम 11th क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी। देखो, ठोस को जब विलायक में घोलते हैं तो क्या बनता है, विलयन बनता है। अब विलयन बनता है तो उसके दौरान या तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है या ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। मतलब अगर उत्सर्जित होगी तो डेल्टा H कैसा रहेगा हमारा, एंथैल्पी कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और अवशोषित होगी तो क्या भाई, कैसा रहेगा भाई, डेल्टा नेगेटिव रहेगा। अब इधर ध्यान देना, यदि किसी विलय को विलायक में घोलने पर, देखो ध्यान देना, आप समझना इस चीज़ को कि भाई किसी विलय को हम क्या कर रहे हैं भाई, विलायक में घोल रहे हैं, और घोलने के दौरान क्या हो भाई, उसमें क्या होती है, वो ऊष्मा का क्या करो, अवशोषण करते हैं। तो जब वो ऊष्मा का अवशोषण करना जरूरी है उसके लिए, तो अगर हम उसका ताप बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता में भी क्या होगी भाई, वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि उसको ताप की ज़रूरत है, क्योंकि वो ताप को अवशोषित कर रहा है, वो ताप की क्या उसे ज़रूरत है। और जैसे अपन उसको ताप देंगे तो उसकी विलेयता में क्या हो जाएगी भाई, वृद्धि हो जाएगी। ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हुआ भी है क्या, कि यदि किसी विलय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और आपको अगर पता हो, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि ऊष्मा कहाँ अवशोषित होती है, कौन से विक्रिया में अवशोषित होती है, आपको पता हो तो बताएं, देखा कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन सी अभी क्रियाएं थी, पढ़ाई थी अपन ने, 2 पढ़ी थी, उसमें से एक का नाम बताएं। मैं लिख रहा हूँ इतने यहाँ पर, जिसमें ऊष्मा का क्या होगा भाई, अवशोषण होगा, बताएगा कोई? हाँ भाई, क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अर्थात समझ गए आप, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं का अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता में क्या होगी भाई, वृद्धि होगी। उसकी विलेयता में क्या होगी भाई, वृद्धि होगी। जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम, NH4Cl KCl AgNO3
और इनके लिए डेल्टा एच हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा भाई, पॉजिटिव रहेगा। अगली बात करते हैं कि भाई एसी अभिक्रिया जैसे इसका अपोजिट हो जाए, जो जिसमें विलय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो अब उनमें पहले से ही क्या है भाई, ऊष्मा ज़्यादा है, वो ऊष्मा निकाल रहे हैं। अगर उनका फिर भी अपन ताप बढ़ाएंगे तो उनकी विलेयता में क्या आएगी भाई, कमी आएगी। अर्थात ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं, आपको पता होगा, दूसरा नाम ऊष्माक्षेपी प्रकार की होगी। कौन सी प्रकार की अभिक्रिया होंगी ये, ऊष्माक्षेपी प्रकार की होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है भाई, मैंने जो लैंग्वेज लिखी वो ना लिख कर बोल दे वो आपसे कि भाई ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी लेकर ही नाम कर पूछ ले क्या, कि भाई किसी विलेय को विलायक में घोलने पर अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है और ताप बढ़ा दिया जाए तो उसकी विलेयता में क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बोलना है क्या कि भाई उसकी विलेयता घटेगी। क्यों, क्योंकि वो जैसे घुल रहा है वैसे वो क्या कर रहा है, खुद ही ताप उत्सर्जित कर रहा है या ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है, तो उसको ताप की तो जरूरत है ही नहीं, और हम उसको और ज़्यादा दे रहे हैं तो उसकी विलेयता में क्या आएगी भाई, कमी आएगी। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर आपके CH3COH और यहाँ पर Ca कैल्शियम एसीटेट है। देन इसके बाद यहाँ पर अगर अपन देखें तो जो आपका डेल्टा H है उसका मान हमेशा क्या होगा, 0 से कम, मतलब अर्थात नेगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा भाई, नेगेटिव रहेगा। तो ताप पर प्रभाव आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या भाई, कि ठोस की विलेयता कब ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी और कब ताप बढ़ाने पर घटेगी। तो यहाँ पर ध्यान देना कि भाई ठोस ऐसा हो कि जैसे हम उसको विलायक में घोल रहे हैं और वो क्या कर रहा है, ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, तो मतलब उसको अगर ताप देंगे तो उसकी विलेयता में क्या होगी भाई, वृद्धि होगी। अब बात करते हैं अगले प्रभावित करने वाले कारक की, जो कि क्या है, दाब है। अब आप सभी जानते हैं कि भाई ठोस और द्रव दोनों के अणु क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। डिस्कस किया था अपन ने फर्स्ट चैप्टर में, ठोस के ज़्यादा पास होते हैं, द्रव के थोड़े दूर होते हैं। तो इनको अगर अपन दाब लगाते हैं, इनको संपीड़ित करते हैं, तो ऐसे ही क्या रहते हैं, पहले से संपीड़ी होते हैं, तो इन पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात ठोसों की विलेयता पर दाब क्या हो, दाब से क्या होता है, ये अप्रभावित होता है या फिर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं, ये तो हमारे ठोसों की विलेयता खत्म हो चुकी है। अगली जो विलेयता है हमारे दूसरे प्रकार की, वो क्या है, गैसों की द्रव में विलेयता है। अब गैसों की द्रव में विलेयता मतलब गैस द्रव में कितना घुल रही है, उससे रिलेटेड बात करेंगे हम। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करके अगर आगे बात करते हैं हम, तो भाई किसी गैस की द्रव में विलेयता को याद रखना, यहाँ पर एक नया वर्ड आ चुका है, किसके द्वारा दर्शाते हैं, अवशोषण गुणांक के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं, अवशोषण गुणांक के द्वारा दर्शाते हैं। अब यहाँ पर भी अगर समझे भाई, समझ रहे हो बात को, मतलब किसी भी गैस द्रव में कितनी विलय है, इसको समझाने के लिए हमें एक वर्ड यूज़ करना होगा, क्या, अवशोषण गुणांक। कैसे क्लियर करेंगे, समझना है इधर। जैसे मैंने एक पात्र लिया, उसके अंदर मैंने एक द्रव भर दिया या विलायक भर दिया, द्रव्य विलायक, और इसकी ये जो मात्रा है वो क्या है भाई, निश्चित मात्रा है। क्या है भाई, निश्चित मात्रा है, लेकिन ये आयतन में हो सकती है। जैसे 1 सेंटीमीटर, जैसे मैंने ले लिया क्या, 1 लीटर मान लो, ठीक है। तो इसका निश्चित मात्रा होगी विलायक की। अब इसको निश्चित ताप के अंदर हम गैस को घोलते हैं, तो इसके इकाई आयतन में, याद रखना, निश्चित विलायक, द्रव विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की जो मात्रा होगी, इकाई आयतन मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के अंदर, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के अंदर, या इकाई आयतन, आप तो इकाई आयतन से याद रख लो, बहुत ईजी हो जाएगा कि भाई किसी भी निश्चित मात्रा वाले द्रव विलायक में एक इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा क्या कहलाएगी, अवशोषण गुणांक कहलाएगी। घुली हुई गैस की मात्रा ही क्या कहलाएगी हमारे लिए, अवशोषण गुणांक कहलाएगी। देखें डेफिनेशन, निश्चित ताप पर व 1 atm दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का आयतन ही क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। अब देखो यहाँ पर अपन ने तो समझ लिया कि भाई अवशोषण गुणांक क्या है। तो अब गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जैसे हम गैस को द्रव में घोलेंगे तो कौन कौन से ऐसे कारक होंगे जो इसको प्रभावित करेंगे या घुलने नहीं देंगे या इसकी ज़्यादा मात्रा में घोल देंगे। तो
डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रभावित करने वाला कारक है हमारा कौन सा, गैसों की प्रकृति। बहुत अच्छी बात, इधर ध्यान देना कि अगर मान लो गैसें ऐसी हो जो जल में जाते ही या विलायक में जाते ही, या जल की बात कर लेते हैं अपन, जल में जाते ही क्या हो जाए, आयनीकृत हो जाए, जल्दी से घुल कर क्या हो जाए, अपने आयनों में टूट जाए। तो इस प्रकार की जो गैसें हैं वो जल में क्या होती है, अधिक विलय होती है। जैसे कौन कौन सी गैसें, NH3 और CO2। अगर बात करें हम, तो जैसे हम NH3 को जल के अंदर प्रवाहित करते हैं, किसको, NH3 को, फोकस रखना, मैं कुछ समझा रहा हूँ अभी यार, देखना। NH3 को हम क्या करते हैं, जैसे ही जल में प्रवाहित करते हैं तो ये H2O से पहले तो क्या करती है भाई, क्रिया करेगी, और H2O से क्रिया करके ये बन जाएगी क्या, आपको पता होगा क्या बन जाएगी भाई, NH4OH। क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो किसके रूप में रहेगा, आपको पता होगा, पानी के अंदर किसके रूप में रहेगा, आपके NH4+ और एक -OH के रूप में हो गया आयनीकृत। तो ये गैस क्या है भाई, जैसे ही जल के अंदर जाएगी अमोनिया गैस, वो NH4OH बन जाएगा। और NH4OH किसके रूप में रहेगा, गैस के अंदर, जल के अंदर NH4+ और -OH के अंदर, मतलब ये अपने आयनों के अंदर टूट जाएगी। तो जल्दी से क्या हो जाएंगी ये गैसें, घुल जाएगी किसके अंदर, जल के अंदर। ऐसे ही CO2 गैस भी क्या बना लेती है भाई, H2CO3 बना लेता है, कार्बोनिक अम्ल बना लेता है, और वो H+ और CO3- में क्या हो जाता है, वहाँ जाकर आयनीकृत रहता है। अब एक बात और कर लेते हैं कि भाई जो गैसें क्या होती हैं, जल में जाकर क्या होती है, आयनीकृत नहीं होती है, वो जल में क्या होती है, बहुत ही कम विलय होती है। जैसे N2 CO2 O2 गैस जल में क्या होती है, कम विलय होती है, क्योंकि ये जो गैसें हैं ये जल में जाकर आयनित नहीं होती है। अगला प्रभावित करने वाला कारक है विलायक की प्रकृति। किसकी, विलायक की प्रकृति। विलायक मतलब कौन है हमारा, यहाँ पर द्रव भी हो सकता है, ठीक है। विलायक की प्रकृति, ध्यान देना, वह गैसें जो ध्रुवीय होती है। अरे यार ये तो अपन पढ़ चुके हैं अभी, इससे पहले याद हो तो पढ़े ना अपन अभी, कि भाई सेम डिजोल्व सेम, वही बात यहाँ पर आने वाली कि जो गैसें ध्रुवीय होती है या ध्रुवीय अणु होते हैं जिन गैसों में, वह ध्रुवीय विलायकों में क्या होती है, विलय होती है। जबकि अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में क्या होती है, विलय होती है। बात वही आ गई, सेम डिजोल्व सेम। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे देख लें हम, तो HCl गैस जो होती है वो ध्रुवीय गैस है, H+ और Cl- में, वो जल में आसानी से घुल जाती है, क्योंकि जल क्या है भाई, ध्रुवीय विलायक है। जबकि इसको अगर हम बेंजीन में घोलें या CCl4 में घोलें तो वो अल्प विलय रहती है, बहुत ही कम विलय होती है। क्यों, क्योंकि बेंजीन क्या है भाई, अध्रुवीय विलायक है। अगला प्रभावित करने वाला कारक है वो है ताप का प्रभाव। अब देखो आपको पता होगा कि भाई गैस के अणुओं के अंदर जो है वो खुद के अंदर ही क्या होती है, ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि उनको अगर अपन खुला छोड़ दें तो वैसे ही वो क्या हो जाती है, हवा में उड़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं भाई, कि जब उसको अपन घोलेंगे, तो ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना कि भाई ये कोई विलायक है। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम गैस को घोल रहे हैं, भाई घोल दिया। अब क्या कर रहे हैं भाई, ताप बढ़ा दिया इसका, ताप बढ़ा देते हैं इसका। ताप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर गैस के अणु के पास पहले से ऊर्जा ज़्यादा है, और ताप लेकर क्या हो जाएगी, वो यहाँ रुकेगी क्या, अब क्या होगी, वो यहाँ से बाहर चल जाएंगी, बाहर की तरफ क्या हो जाएंगे, वो अणु मुक्त हो जाएंगे, गैस के अणु। अब गैस के अणु मुक्त हो रहे हैं तो विलेयता बढ़ रही है या घट रही है, आप खुद ही को दिख रहा है। विलेयता क्या हो जाएगी भाई, घट जाएगी ना, क्या हो जाएगी भाई, घट जाएगी। तो देखो वही बात है यहाँ पर, स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि करने पर गैसों की विलेयता घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर द्रव में गैस के अणु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है, और वो क्या हो जाते हैं, बाहर की तरफ मुक्त हो जाते हैं। अब देखो ये तो बहुत इजी हो चुका है, आगे बात करते हैं। अपवाद है यहाँ पर एक आपके लिए, बिल्कुल ध्यान देना आप। अपवाद क्या है, हाइड्रोजन व हीलियम गैसें जो होती है घुलने पर ऊष्मा का अवशोषण करती है। क्या करती है भाई, घुलने पर ऊष्मा का क्या करती है, अवशोषण करती है। अतः ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता में क्या होती है, बढ़ती है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है
कि हाइड्रोजन व हीलियम गैसें ऐसी है जिनका ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, बाकी की गैसों की विलेयता में क्या आती है, कमी आती है। अब कुछ बच्चे कर भी सकते क्वेश्चन को, सर क्यों बढ़ती है भाई, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। मतलब याद रखना कि जब हाइड्रोजन और हीलियम को हम जल के अंदर या विलायक के अंदर घोलेंगे तो वो अभिक्रिया कैसी होगी, ऊष्मा शोषी प्रकार की होगी। मतलब वो ऊष्मा का क्या करना चाहेगी, अवशोषण करना चाहेगी, तभी जाकर क्या होगी वो गैस क्या होगी, उस द्रव में विलय होंगी। कौन कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम। इसलिए इनका ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता में क्या होगी भाई, वृद्धि होगी। आगे बात करते हैं हम दाब का प्रभाव। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दाब के प्रभाव को एक और टॉपिक के नाम से जानेंगे हम इसको, और वो है क्या, लिख रहा हूं मैं, हेनरी का नियम। क्या है भाई वो, हेनरी का नियम। इस टॉपिक से भी हम इसको जानेंगे। इसलिए ये वाला जो आपका प्रभावित करने वाला कारक है वो थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम, और डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे उसको। क्यों, क्योंकि यहीं से हमारे लिए नीट और जेईई और आरबीएससी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, और यहाँ से कंसेप्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। डायरेक्ट हेनरी का नियम भी पूछा जा सकता है, लेकिन कंसेप्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो याद रखना, आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो पढ़े हैं विलेयता से रिलेटेड, मतलब वही कोई भी विलायक में कितना घुल रहा है, और विलेयता किस किस की पढ़ी हमने, ठोसों की द्रव में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता। यहाँ पर चलते चलते मैं आपको एक बात और बता दूं, जब हमने अभी डिस्कस किया था भाई कि ठोसों की द्रव में विलेयता, उसको वापस डिस्कस कर लें अपन, देखा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि भाई ठोसों की जो द्रव में विलेयता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे। पहले तो विलेय और विलायक की प्रकृति, जिसको हमने बताया था सेम डिजोल्व सेम, समान समान में ही घुलता है। अगर ध्रुवीय ठोस है तो ध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय ठोस है तो अध्रुवीय विलायकों में घुल जाएगा आसानी से। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक था हमारा ताप। मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि भाई अगर अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी है, तो ताप बढ़ाने पर इन जो विलय है इनकी विलय की विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि भाई यदि किसी विलय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, अर्थात वो अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी है, तो ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता में क्या आएगी भाई, कमी आएगी, NaOH। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अपवाद। उस अपवाद से याद आया, अभी अपन ने अपवाद पढ़ा ना, उसी से ये अपवाद आप नोट्स में ऐड कर लेना। मैं बोल रहा हूँ, आप धीरे धीरे इसको नोट्स में ऐड कर लेना सुनकर, ठीक है। अपवाद है यहाँ पर भी एक, और जिन्होंने पहले नोट बनाते चल रहे हैं साथ साथ, वो बाद में भी लिख सकता कॉपी के हेडर पर, जहाँ पर ये टॉपिक लिखा होगा आपने। अपवाद, यहाँ पर एक ग्लूबर लवण होता है, ग्लूबर। अब ग्लूबर लवण क्या है भाई, ग्लूबर नाम तो याद रखो आप पहले, कौन सा लवण बोल रहा हूं मैं, ग्लूबर। ग्लूबर लवण। अब ग्लूबर लवण क्या है, देखो एक्सेप्शन जो होते हैं, अपवाद जो होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से बनने के चांसेस होते हैं। तो आपको मैं ये अपवाद इसलिए बता रहा हूं कि भाई ग्लूबर लवण क्या होता है, ये होता है सोडियम सल्फेट Na2, SO4 डॉट 10H2O। ये इसका फॉर्मूला होता है ग्लूबर लवण का, सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना कि जो ये ग्लूबर लवण है वो अपवाद में क्यों है, इधर ध्यान देंगे। जैसे ही हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और जैसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो 32.4 डिग्री सेल्सियस, 32.4 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसकी विलेयता क्या होती है भाई, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही 32.4 डिग्री सेल्सियस होती है तो इसकी विलेयता मैक्सिमम हो जाती है, ज़्यादातर घुल जाता है।
लेकिन इसके बाद और अगर इसका ताप में वृद्धि करते हैं 33, 34, 35, तो इसकी विलेयता क्या होती है भाई, अप्रभावित रहती है, या फिर इसकी विलेयता में क्या आने लग जाती है, धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। तो याद रखना, इसमें जो ताप का प्रभाव होता है वो कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। कैसा होता है भाई, ग्लोबल लवण पर जो ताप का प्रभाव है वो कैसा है, परिवर्तनशील। मतलब दोनों इफेक्ट शो कर रहा है, उष्मा शोषी वाला भी कर रहा है, उष्मा शेपी वाला भी कर रहा है। इसीलिए ये अपवाद आपको याद रखना है। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, सुनते रहना और लिखते रहना कि भाई ग्लोबल लवण जो होता है वो ताप से क्या हो, ताप पर इसका क्या होता है, जो प्रभाव होता है वो कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। 32.4 डिग्री सेल्सियस तक अगर ताप बढ़ाते हैं तो इसकी विलेयता में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। लेकिन इसके बाद ताप में और अधिक वृद्धि की जाती है तो इसकी विलेयता क्या होती है, अप्रभावित रहती है, या फिर इसकी विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। ये अपवाद यहाँ पर ऐड कर लेना। अगला जो हमारा प्रभावित करने वाला कारक था वो क्या था भाई, ठोसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव। अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो भाई ठोसों की विलेयता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके अवयवी कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, पहले से ही समपीडी होते हैं, इन पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगले जो हमने पढ़ा, गैसों की द्रव में विलेयता। भाई गैसों की द्रव में विलेयता मतलब गैस द्रव में कितनी घुली हुई है, इसको हम नापने के लिए एक नया वर्ड यूज करते हैं, अवशोषण गुणांक। क्या होता है, मैंने अभी डिस्कस किया आपको कि भाई किसी भी विलायक के निश्चित आयतन में या कि निश्चित ताप और एक एटीएम दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में या इकाई आयतन में घुली हुई गैस का जो आयतन होता है, इकाई आयतन में जो घुली हुई गैस है वही क्या है, उसका अवशोषण गुणांक होती है। अब देखो, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले गैसों की प्रकृति। मैंने आपको बताया कि अगर जल में घुलकर वो आयनीकृत हो जाती है, आयनित हो जाती है, तो वो जल में क्या होती है, अधिक विलेय होती है। कैसे, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लेकर बताया था, NH3 CO2 वाला, अलग अलग गैसें दोनों। देन इसके बाद अगर जो गैसें क्या होती हैं, जल के अंदर आयनित नहीं होती है, आयनीकृत नहीं होती है, वो जल में कैसी होती है, कम विलेय होती है। देन विलायक की प्रकृति की बात कर लेते हैं, तो मैंने सेम बात की अभी, जैसे ठोस में बात की थी, सेम डिजोल्व सेम। अगर ध्रुवीय गैसें हैं तो ध्रुवीय विलायकों में विलय होंगी, और अध्रुवीय गैसें हैं तो अध्रुवीय विलायकों में विलय होंगी। देन इसके बाद आगे और डिस्कस कर लेते हैं। भाई एग्जाम्पल लेता हूँ मैंने HCl का। भाई HCl जो है वो जल में अधिक विलय होती है, जबकि बेंजीन में कम विलय होती है। क्यों? क्योंकि जल कैसा होता है, ध्रुवीय विलायक, जबकि बेंजीन कैसा होता है, अध्रुवीय विलायक होता है। लास्ट हमने पढ़ा ताप का प्रभाव। तो आपको पता है कि भाई गैस के अणुओं के वैसे ही गैसीय गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। अगर वो घुल जाती है और उसको हम ताप बढ़ा देते हैं तो क्या होती है, वो गैस के अणु क्या होती है, ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ऊर्जा ग्रहण करके क्या हो जाती है, द्रव के सतह से बाहर की तरफ क्या होने लग जाते हैं, मुक्त होने लग जाते हैं। मतलब उसकी विलेयता में क्या आती है, टोटल मिलाकर बात कमी आती है। मतलब ताप बढ़ाएंगे तो गैसों की विलेयता सदैव क्या होगी, कम होगी। लेकिन अपवाद स्वरूप आपको पता होगा, अपवाद की बात करते हैं हम, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें घुलने पर ऊष्मा का अवशोषण करती है, अर्थात ताप बढ़ाने पर यहाँ पर उल्टा होता है, ताप बढ़ाएंगे तो इनकी विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, जबकि सभी गैसों की विलेयता क्या होती है, घटती है। और लास्ट जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है हमारा दाब का प्रभाव, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, हेनरी के नियम से भी जाना जाता है, जो हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि कल मैंने जाते जाते कुछ बच्चों ने पूछा कि सर आपने जो ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नॉर्मलता ज्ञात की। तो जो ऑक्जेलिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो COOH अपन जनरल में बोल देते हैं 2 बार COOH। ऐसा तो इन दोनों COOH को अगर अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला इसका अणुभार निकालते हैं तो 90 निकलता है, 90 के समथिंग निकलता है। लेकिन याद रखना कि हमेशा जो आपको ऑक्जेलिक अम्ल दिया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल में आपको फॉर्मूले में क्या ऐड करने होंगे, ट्वाइस ऑफ H2O भी ऐड करने होंगे जब भी आप इसका क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके 2 H2O के अणु हैं वो क्रिस्टलीकृत जल के अणु होते हैं और इसके अंदर सदैव जुड़े रहेंगे। तो जब भी आपसे ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप COOH ना बोलकर COH डॉट ट्वाइस ऑफ H2 बोलेंगे, ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है। और इस एग्जैक्ट फॉर्मूले से इसका जो आपको अणुभार प्राप्त होगा वो लगभग 126 प्राप्त होगा। याद रखना, जितने भी अपन ने नॉर्मलता के क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पर आपको 126 वाला ही अणुभार यूज करना है। मतलब उसके अंदर फॉर्मूले में जो भी आपने जहाँ भी लिख रखा है ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला, उसके अंदर आप ये .2H2O भी ऐड कर लेंगे। तो ठीक है, आज को अपन इतना ही पढ़ेंगे। बने रहिए साइंस क्लासेस के साथ।